हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं जनक कुमार। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंक्लूजन्स के बारे में। तो स्टील मेकिंग सब्जेक्ट का एक टॉपिक है। तो स्टील मेकिंग के लिए मैंने 8 वीडियोस ऑलरेडी बना के रखा है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से जाके आप प्रीवियस जितने भी वीडियोज़ हैं स्टील मेकिंग के वो आप देख सकते हैं। ठीक है, और सॉरी, आज मेरे पास केवल हैंड रिटन नोट्स है। ये भी नोट्स मैं गूगल ड्राइव का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से इस नोट्स को आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको और अच्छे से देखना है तो आप यूट्यूब में जो हायर वीडियो क्वालिटी वाला ऑप्शन है उसको ओपन कर लीजिए, जिससे ये जो नोट्स है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। अगर हो सके कॉपी पेन लेके आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं अगर 20 या 30 मिनट का भी वीडियो बना रहा हूँ, उसमें जो भी मैं नॉलेज दे रहा हूँ वो आप उस नॉलेज को गैदर करने में आपको बहुत समय लग सकता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान भाषा में मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, एकदम सही जानकारी आपको मेटलर्जी से रिलेटेड यहीं पे ही मिलती है। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं इंक्लूजन्स के बारे में। ठीक है, तो इस इंक्लूजन का मैं 2 वीडियो बनाने वाला हूँ। आज ये पहला वीडियो है। ठीक है, इसमें हम इंक्लूजन्स के बारे में सब कुछ जानेंगे, कितने टाइप होता है, मॉर्फोलॉजी है, फिर इसका ग्रुप है, कितने ग्रुप में होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारी चीज़ें। और जो इंक्लूजन रेटिंग है ना, उसके लिए मैं सेकेंड वीडियो बनाऊंगा कि लैब में हम इंक्लूजन रेटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो इंक्लूजन होता क्या है, देखो इंक्लूजन का डेफिनेशन यहाँ देखो दिया गया है। एनी सेपरेटेड अनडिजायरेबल फॉरेन मटेरियल या फॉरेन पार्टिकल इज कॉल्ड इंक्लूजन। ठीक है, मतलब स्टील के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स का आ जाना जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है, उसको बोलते हैं इंक्लूजन। ठीक है, जैसे आपके घर में कोई आ गया, कोई अनजान आदमी बोला कि मैं रहना चाहता हूँ तुम्हारे घर में, तो क्या आप उसको रखोगे? नहीं रखोगे ना। वैसे स्टील में है कि कोई फॉरेन पार्टिकल्स अलाउ नहीं है, सबको हमको बाहर निकालना है। ठीक है, क्योंकि इसके बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, है ना। तो देखिए ये जो नॉन मेटालिक इंक्लूजन्स है ना, ये बहुत सारे टाइप के आते हैं। इंक्लूजन को एक्चुअली में नॉन मेटालिक इंक्लूजन बोला जाता है, क्योंकि ये जो है ना मेटल और नॉन मेटल का कंपाउंड है। इसका मेटल और नॉन मेटल का, मेटल जैसे कि आपका आयरन हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, इसके अलावा सिलिकॉन हो गया। ठीक है, और भी जितने भी हैं एल्युमिनियम वगैरह हो गए, ये मेटल है। और नॉन मेटल कौन से, जैसे कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है। तो इन इन सब का मेटल और नॉन मेटल का कंपाउंड को हम बोलते हैं नॉन मेटालिक इंक्लूजन। ठीक है, एक्चुअली में ये जो इंक्लूजन्स है, ये ऐसा नहीं कि कोई बाहर से ही आ रहा है, ठीक है, कुछ अलग टाइप का मटेरियल जनरेट हो गया, ऐसा नहीं है। इंक्लूजन्स एक्चुअली में वो चीज़ है, वो पार्टिकल्स है जिसको जाना चाहिए स्लैग में। ठीक है, बट किसी कारण से वो स्लैग में नहीं जा पाता है, कहाँ रह जाता है, स्टील में ही रह जाता है, तो वो बोला जाता है इंक्लूजन्स। ठीक है, तो इंक्लूजन को आप ऐसा मत समझो कि अलग से कोई चीज़ बन रही है ना, वो रह जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये चीज़ क्या है, स्लैग में जानी चाहिए। जैसे SiO2 एक क्या है, इंक्लूजन है। ऑब्वियस सी बात है, SiO2 तो बनता ही है स्टील मेकिंग में, है ना। ये इसको जाना चाहिए स्लैग में, बट नहीं जा पाता है, मेटल में रह जाता है, तो ये क्या क्रिएट करता है, एक इंक्लूजन क्रिएट करता है। ठीक है, अब देखिए ये जो इंक्लूजन जो होता है ना, उसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डिवाइड किया गया है, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ना इंक्लूजन 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है इंडिजीनियस, दूसरा होता है एक्सोजीनियस। ठीक है, तो इंडिजीनियस मतलब क्या होता है, इंडिजीनियस का हिंदी मीनिंग ही होता है स्वदेशी, मतलब कोई चीज़ जो अंदर ही हो रहा है, इंडिजीनियस। ठीक है, तो इंडिजीनियस इंक्लूजन वो इंक्लूजन होते हैं जो स्टील मेकिंग प्रोसेस के दौरान ही फॉर्म होते हैं। ठीक है, जैसे जब आप डी ऑक्सीडेशन करते हो, डीसल्फराइजेशन करते हो, ठीक है, तो डी ऑक्सीडेशन के लिए जैसे आपने डाल दिया एल्यूमिनियम, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, Al2O3 एल्यूमिना बना लेता है, तो ये एक इंक्लूजन है। जैसे सिलिकॉन ऐड करते हैं तो ये SiO2, अगर ये स्लैग में नहीं जा पाता तो ये क्या है, इंक्लूजन है। जैसे डीसल्फराइजेशन के लिए आप क्या डालते हो, कैल्शियम डालते हो, मैग्नीशियम, तो कैल्शियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, ये सब क्या है, इंक्लूजन फॉर्म करते हैं। तो ये जो इंक्लूजन प्रोसेस के दौरान पैदा हो रहे हैं, प्रोसेस के दौरान बन रहे हैं, इसको बोलते हैं इंडिजीनियस इंक्लूजन। ठीक है, अब एक्सोजीनियस क्या होता है, एक्सोजीनियस इंक्लूजन वो जो
प्रोसेस के दौरान नहीं बन रहा है, प्रोसेस के अंदर कोई रिएक्शन से नहीं बन रहा है, किसकी वजह से बन रहा है, रिफ्रैक्ट्री की वजह से। अब आपके लैडल में मान लीजिए ये रिफ्रैक्ट्री लगी हुई है ना, तो यहाँ पे मेटल का मूवमेंट होते रहते हैं लगातार अंदर में, तो इससे क्या होता है, वियर, रिफ्रैक्ट्री का वियर होते हैं, मेटल अंदर में घूम रहा है ऐसे, तो फ्रिक्शन क्रिएट करता है रिफ्रैक्ट्री में, जिससे क्या होता है, रिफ्रैक्ट्री टूट के किस में गिरता है, मेटल में। ठीक है, तो ये जो रिफ्रैक्ट्री टूट के गिर रहा है ना मेटल में, वो बनाता है एक्सोजीनियस इंक्लूजन। ठीक है, इसके अलावा कोई बाहर का ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन वगैरह मेटल में आ जाता है। जैसे आपका स्टील ही है, आप स्टील बना रहे हो, ठीक है, तो बाहर का जो हवा है, हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, वो अगर पिकअप हो जाता है और उससे जो इंक्लूजन्स बनते हैं, उसको भी बोला जाता है एक्सोजीनियस इंक्लूजन। ठीक है, सीधी सी बात है, एक्सोजीनियस मतलब बाहर का, इंडिजीनियस मतलब अंदर से बनता है। ठीक है, ये हो गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री इंक्लूजन्स को डिवाइड किया गया है 6 टाइप में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, 6 टाइप में। ठीक है, पहला है ऑक्साइड इंक्लूजन्स। ऑक्साइड जैसे कि Fe2O3 हो गया, ठीक है, Fe3O4 बन जाता है ना, Al2O3 है, एल्यूमिना इंक्लूजन है, SiO2 है, MnO है, ये सब क्या है, ऑक्साइड टाइप की इंक्लूजन्स है। सेकेंड है कुछ कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड भी होते हैं, जैसे 2 ऑक्साइड मिल गए तो वो कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड बना लेते हैं, जैसे Al2O3 और SiO2, ये दोनों मिल गए तो ये बना लेते हैं कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड। दूसरे टाइप के होते हैं सल्फाइड इंक्लूजन। सल्फाइड इंक्लूजन बहुत सारा, जैसे आयरन सल्फाइड बन जाता है, इसके अलावा कैल्शियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीज सल्फाइड, सीरियम सल्फाइड, ये सब बनाते हैं आपका सल्फाइड इंक्लूजन्स। फिर है नाइट्राइड इंक्लूजन। नाइट्राइड में आपका आयरन नाइट्राइड है, वेनेडियम नाइट्राइड, टंगस्टन नाइट्राइड, टाइटेनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये सब आते हैं। उसके अलावा होता है ऑक्सीसल्फाइड। ऑक्सीसल्फाइड में आपका है MnS, मैग्नीशियम सल्फाइड डॉट SiO2, मतलब सल्फाइड और ऑक्साइड दोनों को कॉम्बिनेशन को बोलते थे ऑक्सीसल्फाइड। ठीक है, तो नोट्स में आप देख सकते हो, यह है ऑक्सीसल्फाइड के इंक्लूजन्स। इसके अलावा होते हैं कार्बाइड इंक्लूजन्स। कार्बाइड में आपको जैसे Fe3C, ठीक है, आयरन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड, ठीक है, मैंगनीज कार्बाइड, ये सब होते हैं। फॉस्फाइड में आपका आयरन फॉस्फाइड होता है, मैंगनीज फॉस्फाइड होता है, ये सब। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री हम इसको 6 टाइप में डिवाइड करते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है इंक्लूजन्स के। ठीक है, क्योंकि अगर इंक्लूजन्स का कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता तो हमें कोई मतलब नहीं था, ठीक है ना, रहने दो, हमको क्या लेना देना। लेकिन इंक्लूजन्स के क्या है, बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। पहला हार्मफुल इफेक्ट होता है कि नॉन मेटालिक इंक्लूजन्स, मतलब NMI, है ना, अब शॉर्ट में बोलूँगा मैं NMI, तो आप समझ जाइए, नॉन मेटालिक इंक्लूजन्स। ठीक है, शॉर्ट में इंक्लूजन भी बोलते हैं। तो ये जो NMI होते हैं ना, वो मेटल की डक्टिलिटी को, फॉर्मेबिलिटी को और टफनेस को बहुत कम कर देते हैं। ठीक है, मतलब मेटल को क्या बना देते हैं, ब्रिटल बना देते हैं। ठीक है, तो अब कोई भी मेटल ब्रिटल हो गया तो उसका यूज़फुलनेस कम हो गया। ठीक है, कहीं पे भी आप यूज़ करोगे वो ब्रिटल हो गया, टूट जाएगा, तो मेटल अनयूज़फुल हो गया। ठीक है, किसी काम का नहीं रहा। ठीक है, सेकेंड इसका क्या होता है, ये जो नॉन मेटालिक इंक्लूजन्स होते हैं ना, वो पोटेंशियल साइट्स होते हैं फॉर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, आप देखो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में। देखो मान लीजिए आपका ये मेटल है, ठीक है, ये आपका मेटल है, इसमें अंदर नॉन मेटालिक इंक्लूजन है, मान लीजिए ऐसे डेंड्राइट शेप का जो है नॉन मेटालिक इंक्लूजन है। अब आप इसमें क्या लगा रहे हो, लोड लगा रहे हो या स्ट्रेस लगा रहे हो। मान लीजिए मैंने सिग्मा स्ट्रेस लगाया इसमें, तो मैं क्या लगा रहा हूँ सिग्मा अमाउंट ऑफ स्ट्रेस में, मान लीजिए मैं इसमें लगा रहा हूँ। ठीक है, तो होगा क्या, ये जो मान लीजिए डेंड्राइट शेप का इंक्लूजन है, डेंड्राइट मतलब होता है ट्री लाइक शेप का इंक्लूजन। मान लीजिए इस शेप का इंक्लूजन है ऐसा ट्री लाइक, इसमें नुकीले हिस्से हैं, तो क्या होता है ना, ये किसी नुकीले हिस्से में ना स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है। ठीक है, मतलब इस जगह पे सिग्मा स्ट्रेस नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा सिग्मा एस स्ट्रेस। ठीक है, सिग्मा एस। आप देखो सिग्मा एस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एस इज इक्वल टू होता है सिग्मा, ठीक है, ब्रैकेट में 1 प्लस रो अपॉन सी। ठीक है, अब ये वाला सिग्मा जो है ना, इधर जो दिख रहा है बराबर के बाद ये वाला सिग्मा, ये वो स्ट्रेस है जो हम एक्चुअल अप्लाई कर रहे हैं। बट ये सिग्मा एस
वो स्ट्रेस है जो यहाँ नुकीले हिस्से में जा कर के कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। मतलब इस नुकीले कॉर्नर पे कितना लग रहा है स्ट्रेस, सिग्मा एस लग रहा है। तो सिग्मा एस इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस रो अपॉन सी। अब ये जो रो है ना, वो ये रो क्या है, ये शार्पनेस को बता रहा है कि ये जो नुकीला हिस्सा है वो कितना शार्प है। जैसे ये मान लीजिए ऐसा है तो ये ज़्यादा शार्प हुआ, ऐसा है तो ये कम शार्प हुआ। तो एक्चुअली में ये जो रेडियस है ना वो ये बताता है। तो अगर जितना शार्प होगा आपका, ठीक है, तो ये जितना शार्प होगा ये वाला, उतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ना, जो ओवरऑल है सिग्मा एस की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब आपका जो ये जो कॉर्नर है वो जितना शार्प होगा उतना सिग्मा एस की वैल्यू, जो एक्चुअल जो स्ट्रेस लग रही हो कॉर्नर पे, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। इसको बोलते हैं स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मतलब आप स्ट्रेस तो एक्चुअली में मेटल में कम लगा रहे हो, बट एक्चुअल इंक्लूजन के आसपास स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है और वहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर कब होता है, जब नुकीला हो हिस्सा। लेकिन अगर कोई ग्लोबुलर शेप का इंक्लूजन हो, ऐसे एकदम गोल हो, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ग्लोबुलर शेप है, कम्प्लीटली गोल है कोई चीज़, तो वहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इंक्लूजन के कारण क्या होता है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। इसी वजह से मेटल ना ब्रिटल हो जाता है। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन की वजह से यहाँ पे जनरेट होता है क्रैक। जैसे यहाँ पे क्रैक जनरेट हुआ इंक्लूजन के पास, और यही क्रैक क्या हुआ, प्रोपेगेट होगा और ये मेटल दो टुकड़ों में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये हार्मफुल इफेक्ट होता है इंक्लूजन का। ठीक है, इसका जनरल एग्जांपल आप बहुत जगह देखे हुए, जैसे कोई मेटल भी या कोई कुछ भी मशीन का पार्ट भी डिज़ाइन करते हैं तो हमेशा ना शार्प कॉर्नर अवॉइड किया जाता है। जैसे मान लो मुझे इस साइज़ का एल शेप का कुछ बनाना है ऐसे, तो हमेशा इसको ऐसे नहीं बनाया जाएगा। जनरली क्या किया जाएगा, इस पार्ट को थोड़ा सा चैम्फरिंग कर देंगे, मतलब थोड़ा सा इस पार्ट को ऐसे राउंड कर देंगे, ये वाला। ऐसा क्यों किया राउंड, ताकि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ना हो। अगर ये ऐसा एकदम कॉर्नर बनाओगे तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होगा और यहाँ से मेटल ब्रेक हो जाएगा। जब आपने ऐसा चैम्फरिंग कर दिया, गोल बना दिया ना, तो अब कोई स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को याद रखना, बहुत आगे भी काम आएगा, अभी इसी लेक्चर में बहुत आगे काम आएगा। ठीक है, और बाकी हर एक मेटलर्जी में बहुत जगह काम आता है इसका। ठीक है, तो ये स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन करता है और इससे मेटल में क्रैक जनरेट होता है, वो ब्रिटल हो जाता है। इसके अलावा जो नॉन मेटालिक इंक्लूजन है ना, वो कोरोजन रेजिस्टेंस को कम कर देता है मेटल का। ठीक है, जैसे किसी जगह पे ज़्यादा इंक्लूजन हुआ, जैसे यहाँ पे ज़्यादा इंक्लूजन है तो इस जगह पे ज़्यादा कोरोजन होगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट इफेक्ट क्या है, सरफेस क्वालिटी को ख़राब करता है इंक्लूजन। जैसे ये आपका सरफेस हुआ, तो सरफेस में इंक्लूजन ज़्यादा होगा ना, तो वो रफ हो जाएगा सरफेस थोड़ा। ठीक है, उसकी शाइनिंग चली जाएगी, तो उसकी सरफेस क्वालिटी क्या हो गई, ख़राब हो गई, है ना। तो ये सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, एक्चुअल रीज़न आपका क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये ब्रिटल बना देता है। ब्रिटल बनाया मतलब कम्प्लीटली मेटल आपका ख़राब हो गया। ठीक है, इसलिए इंक्लूजन जो है वो कम से कम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ठीक है, हर एक जो कस्टमर होता है ना, उसका अपना रिक्वायरमेंट होता है कि मुझे इस लेवल तक इंक्लूजन परमिसेबल, मतलब इतना इंक्लूजन चल जाएगा, इससे इंक्लूजन और नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो इंक्लूजन रेटिंग के थ्रू पता करते हैं कि कितना इंक्लूजन एक्चुअली में मेटल में है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट चीज़। नेक्स्ट अब जान लेते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ NMI, मॉर्फोलॉजी ऑफ इंक्लूजन्स। ठीक है, मतलब शेप, कितने शेप का होता है जो नॉन मेटालिक इंक्लूजन है। तो पहला है आपका ग्लोबुलर शेप इंक्लूजन। ग्लोबुलर मतलब क्या होता है, देखो ग्लोबुलर मतलब इस तरह का शेप, राउंड जैसा, ऐसा मतलब ऐसा, मतलब कम्प्लीटली स्फेरिकल भी नहीं होता है और ना ही कोई कॉर्नर होता है, ये ग्लोबुलर है। और एकदम ऐसे गोल हुआ ना, इसको बोलते हैं स्फेरिकल। ठीक है, याद रखना। तो ग्लोबुलर शेप का इंक्लूजन कौन बनाता है, जैसे मैग्नीज सल्फाइड है। ठीक है, इसके अलावा जो ऑक्सीसल्फाइड है, आयरन एल्यूमिनेट है। ठीक है, यहाँ पे सब दिया गया है, सिलिकेट इंक्लूजन्स है। ये सारे जो इंक्लूजन है ना, वो ग्लोबुलर शेप के होते हैं। तो ग्लोबुलर इंक्लूजन ना उतने हार्मफुल नहीं होते हैं। ठीक है, हालांकि हार्मफुल है बट ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं। सेकेंड टाइप के जो होते हैं, सेकेंड मॉर्फोलॉजी के, वो होते हैं प्लेटलेट शेप की। प्लेटलेट मतलब नाम से पता चल रहा है, प्लेट जैसे ऐसे बनता है, ये एक प्लेट, उसके नीचे फिर दूसरा प्लेट, फिर तीसरा प्लेट, ऐसा प्लेटलेट शेप के इंक्लूजन्स होते हैं। ये जनरली ना ग्रेन बाउंड्रीज पे बनते हैं। जैसे ग्रेन बाउंड्रीज है तो ग्रेन बाउंड्रीज पे ही ऐसे प्लेटलेट इंक्लूजन जाके सेग्रीगेट हो जाएंगे। अब ये ग्रेन बाउंड्री को वीक बना देते हैं। जब भी आप लोड लगाओगे ना, तो फिर ये अलॉन्ग द ग्रेन बाउंड्री आपका मेटल फ्रैक्चर हो जाएगा।
ठीक है, ये भी एक हार्मफुल इम्प्योरिटी है। ये कौन सा इम्प्योरिटी होता है, कौन सा इंक्लूजन है, ये होता है मैग्नीज सल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, अगर एल्युमिनियम नहीं होगा तो ये ग्लोबुलर बनाएगा, अगर एल्युमिनियम है तो ये क्या बनाएगा, प्लेटलेट शेप का इंक्लूजन बनाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम जनरली डीऑक्सीडेशन जब हम करते हैं तो हम खुद डालते हैं, तो वहाँ से आता है। ठीक है, इसके अलावा हाँ यही है, मैग्नीज सल्फाइड एल्युमिनियम के प्रेजेंस में प्लेटलेट शेप का इंक्लूजन बनाता है, ग्रेन बाउंड्री पर चला जाता है। ठीक है, ये भी बहुत हार्मफुल होता है। सेकेंड शेप जो है वो है डेंड्रिटिक शेप। ये सबसे डेंजरस होता है, सबसे जो डेंजरस इंक्लूजन है ना वो है डेंड्रिटिक इंक्लूजन। डेंड्राइट मतलब एक ग्रीक वर्ड है ये, इसका मतलब होता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर। जैसे ये पेड़ कैसे रहता है, आपका ऐसे रहता है, ठीक है ऐसा, तो ऐसी जो शेप रहता है ना उसको बोलते हैं डेंड्रिटिक शेप। तो डेंड्रिटिक शेप आपका होता है एल्यूमिना इंक्लूजन का। तो जो एल्यूमिना इंक्लूजन जो होते हैं ना वो होते हैं डेंड्रिटिक शेप के। ठीक है, जैसे यहाँ पे ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो हर एक मतलब ये जो है ना, हर एक क्या है, एक शार्प कॉर्नर है, नुकीला हिस्सा है, ये हर एक कॉर्नर जो है एक स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का काम करता है। इसलिए सबसे हार्मफुल इंक्लूजन कौन सा होता है, डेंड्रिटिक टाइप का इंक्लूजन्स। ठीक है, अब फोर्थ टाइप के जो होते हैं, फोर्थ चौथे शेप के होते हैं पॉलीहेड्रल इंक्लूजन्स। ठीक है, एक्चुअल में कोई भी इंक्लूजन शुरुआत में पॉलीहेड्रल टाइप शेप का नहीं होता है। ठीक है, ये आपका आता है शेप मॉडिफिकेशन से। ठीक है, जैसे कि आपका जो एल्यूमिना इंक्लूजन है, ठीक है, इसमें क्या शार्प कॉर्नर है, तो ये शार्प कॉर्नर को हटाने के लिए ना हम इसमें रेयर अर्थ मेटल डालते हैं स्टील में, जैसे आपका सीरियम है, ठीक है, लैंथेनम है, इसके अलावा एल्कली भी डालते हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। तो ये सब डालने से क्या होता है ना, इसका शेप जो है मॉडिफाई हो जाता है। जो ये डेंड्रिटिक शेप है ये मॉडिफाई होकर बन जाता है पॉलीहेड्रल शेप का, जैसे इस टाइप का पॉलीहेड्रल शेप का बन जाता है। ठीक है, ऐसा ये शेप मॉडिफिकेशन से होता है। तो ये पॉलीहेड्रल क्या होता है, शेप मॉडिफिकेशन से आता है। ठीक है, तो शेप मॉडिफिकेशन के बारे में भी और डिटेल से पढ़ेंगे आगे जाके। ओके, अब नेक्स्ट देख लीजिए, ये जो इंक्लूजन जो होते हैं ना उसको टोटल 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था, शुरू में हमने देखा था टाइप ऑफ इंक्लूजन देखा था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अभी हम देखेंगे 5 अलग अलग ग्रुप में इंक्लूजन्स को कैसे डिवाइड किया गया। ठीक है, ये जो 5 ग्रुप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे सल्फाइड ग्रुप है, एल्यूमिनेट है, सिलिकेट टाइप है और ग्लोबुलर ऑक्साइड टाइप है। तो ये अलग ग्रुप में है ना, 4 अलग अलग ग्रुप में, एक्चुअली 5वां भी है, 5 अलग अलग ग्रुप में क्या है इंक्लूजन्स को डिवाइड किया गया है। तो इंक्लूजन रेटिंग भी इसी बेस पे हम करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्रुप, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। तो पहला जो है वो है ग्रुप ए सल्फाइड टाइप इंक्लूजन। ग्रुप ए सल्फाइड टाइप इंक्लूजन, इसमें देखिए क्या होता है, इसका मैं डायरेक्टली आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगा, फ़ोटो से भी समझाऊंगा। तो ग्रुप ए जो सल्फाइड टाइप इंक्लूजन होते हैं ना, वो ग्रे पार्टिकल्स होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं और वाइड रेंज ऑफ एस्पेक्ट रेशियो होता है। अब देखो एस्पेक्ट रेशियो क्या है, एस्पेक्ट रेशियो इज इक्वल टू होता है लेंथ अपॉन विथ, लेंथ अपॉन विथ। जैसे कि मान लीजिए पार्टिकल है कोई, तो ये इसका हो गया लेंथ और ये हो गया विथ। मान लीजिए इसका लेंथ जो है वो 4 mm है और विथ मान लीजिए 1 mm है, तो इसका एस्पेक्ट रेशियो कितना हो जाएगा 4/1, मतलब 4 हो जाएगा एस्पेक्ट रेशियो। ठीक है, तो ये जो सिलिकेट टाइप इंक्लूजन होते हैं ना, ये वाइड रेंज ऑफ एस्पेक्ट रेशियो में आते हैं। ठीक है, ये हाईली डिफॉर्मेबल होते हैं, जल्दी डिफॉर्म हो जाते हैं रोलिंग फोर्जिंग में। ठीक है, हैव राउंडेड एंड, तो इसका एंड जो होता है ना ये ऐसे राउंडेड होता है। ठीक है, तो चलिए एक्चुअल इमेज देखते हैं, माइक्रोस्कोप का इमेज। ठीक है, ये है एक्चुअल इमेज जो माइक्रोस्कोप से लिया गया है। इसमें आप लोग देखिए, ये वाला है टाइप ए या ग्रुप ए सल्फाइड इंक्लूजन। इसमें देखो इंक्लूजन्स कैसे दिख रहा है, कोई छोटा कोई बड़ा, छोटा बड़ा, मतलब वाइड रेंज ऑफ एस्पेक्ट रेशियो है इसका, छोटा बड़ा छोटा बड़ा। और इसका जो एंड होता है ना दोनों तरफ, वो होता है थोड़ा राउंडेड होता है। ठीक है, अब देखो ये सल्फाइड टाइप का इंक्लूजन है और इधर देखो सिलिकेट टाइप का, दोनों थोड़ा बहुत सिमिलर है, लेकिन अंतर दोनों में क्या है, देखो सल्फाइड टाइप में क्या है, ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे इंक्लूजन है लेकिन सब पास पास है। देखो
आसपास है बहुत सारे इंक्लूजन्स, ठीक है। लेकिन जो सिलिकेट टाइप है उसमें क्या है, ऐसा बड़ा और छोटा तो है बट दूर दूर है। देखो इसमें क्या है, इंक्लूजन्स थोड़े दूर दूर है, इसमें बहुत पास पास है, ठीक है। तो दोनों में डिफ्रेंशिएट करने का यही एक तरीका है। इसमें बहुत सारे इंक्लूजन्स पास पास है, छोटे बड़े इंक्लूजन्स, और सिलिकेट टाइप में भी छोटे बड़े इंक्लूजन मिलेंगे बट ये दूर दूर मिलेंगे, ठीक है। ये दोनों में अंतर पहचानने का एक तरीका है। अब आ जाइए सेकंड में। सेकंड टाइप का जो आपका इंक्लूजन है, ग्रुप बी, एल्यूमिनेट टाइप, ठीक है। तो एल्यूमिनेट टाइप इंक्लूजन क्या होता है, ब्राउन कलर का आता है और ये अलाइन होता है डिफॉर्मेशन डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए ये कोई है बिलेट है, इसको हमने रोलिंग किया इस डायरेक्शन में, तो ये रोलिंग के डायरेक्शन में क्या हो जाता है, अलाइन हो जाता है। एल्यूमिनेट टाइप का जो इंक्लूजन है ऐसे, ठीक है, इस तरह से अलाइन हो जाता है। और ये नॉन डिफॉर्मेबल होते हैं, मतलब ये इंक्लूजन जो है वो डिफॉर्म नहीं होते हैं, है ना। और ये एंगुलर होते हैं और इसका एस्पेक्ट रेशियो लो होता है, ठीक है। अब देखते हैं एक्चुअल इमेज में कैसे दिखता है, माइक्रोस्कोप के एक्चुअल इमेज में। यहाँ पे देखो ये है ग्रुप बी एल्यूमिनेट टाइप इंक्लूजन। इसमें देखो, इसमें आपका ये धब्बा धब्बा जैसे दिख रहा है, छोटे छोटे गोल गोल जैसे पार्टिकल्स जैसे ऐसे गोल गोल जैसे ग्रुप बनाया हुआ है ऐसा, ठीक है। ऐसा मतलब इसमें क्या एस्पेक्ट रेशियो बहुत कम है, ठीक है, बूंद बूंद टाइप का दिख रहा है यहाँ पे इस तरीके से। तो ये इसकी पहचान है, ये एल्यूमिनेट टाइप इंक्लूजन्स है, ठीक है। ये जनरली डेंड्रिटिक शेप का होता है, आपको जैसे ये दिख रहा होगा ऐसे गोल शेप का एक्चुअली में, लेकिन ये माइक्रोस्कोप से दिख रहा है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से। अगर इसी को आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो एक्चुअल शेप इसका डेंड्रिटिक होता है, ठीक है। तो ये एक तरह से डेंजरस होता है। एल्यूमिनेट इंक्लूजन आपका कम होना चाहिए स्टील में, ठीक है। और उसके बाद ग्रुप सी। ग्रुप सी होता है सिलिकेट टाइप इंक्लूजन। सिलिकेट टाइप जो होता है वो ब्लैक और ग्रे दोनों कलर में रहता है ना। इसमें भी वाइड रेंज ऑफ एस्पेक्ट रेशियो अभी मैंने दिखाया था, दोनों में डिफरेंस। सल्फाइड और सिलिकेट में हाईली डिफॉर्मेबल होते हैं और शार्प एंड होता है। इसका जो एंड है ना वो बहुत शार्प होता है। देखो कैसे, यहाँ पे देखो, ये भी वाइड रेंज ऑफ एस्पेक्ट रेशियो छोटा बड़ा, लेकिन आप दोनों में डिफरेंस समझ सकते हो। अब इसमें क्या होता है, इसका जो एज होता है ना वो शार्प होता है और इसका जो एज होता है वो ना स्मूथ होता है। अब एक्चुअली में ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन दोनों कम होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जाए ना तो इसका शार्प एंड होता है, ठीक है। तो शार्प एंड उसमें दिखाई देता है। ये जो है शार्प होने के कारण ज़्यादा हार्मफुल होता है एज़ कम्पेयर टू सल्फाइड इंक्लूजन, ठीक है। सिलिकेट जो है ज़्यादा हार्मफुल होता है। लास्ट है आपका, लास्ट मतलब चौथा है, लास्ट एक और है, ग्रुप डी ग्लोबुलर ऑक्साइड टाइप इंक्लूजन। इसमें देखो क्या होता है, ये एंगुलर होता है, एंगुलर सर्कुलर शेप का होता है, लो स्पेक्ट्रेशन मतलब एंगुलर मतलब ऐसे ग्लोबुलर या स्फेरिकल शेप का इंक्लूजन्स होते हैं ये, ठीक है। ब्लैक कलर में होते हैं, नॉन डिफॉर्मेबल होते हैं और रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरे स्टील के अंदर, ठीक है। देखिए यहाँ से देख लेते हैं, ये जो आपका है ग्रुप डी ऑक्साइड टाइप इंक्लूजन्स। इसमें देखो यहाँ पे आपको देखो छोटा छोटा पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट है पूरे हर जगह पे, ठीक है। लो एस्पेक्ट रेशियो है, तो ये ऑक्साइड टाइप इंक्लूजन है, आपको देख के पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होगे कि सल्फाइड कैसा दिखता है, एल्यूमिनेट कैसा, सिलिकेट और ये ऑक्साइड टाइप इंक्लूजन कैसा दिखता है। ये आपको देख के पता लग जाना चाहिए, क्योंकि जब हम इंक्लूजन रेटिंग जब करते हैं ना तो माइक्रोस्कोप में हमको दिखाई देता है सैंपल में कि ये इस तरीके से अलग अलग दिखाई देते हैं इंक्लूजन। तो आपको देख के ही समझना है, पता लगाना है कि किस टाइप का इंक्लूजन उसमें है, ठीक है। डिटेल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूजन रेटिंग का, ठीक है। एक और टाइप का होता है जो यहाँ पे एक्चुअली में नोट्स में नहीं दिए गए हैं, बट होता है एक ग्लोबुलर टाइप, सिंगल ग्लोबुलर टाइप होता है। उसमें क्या होता है, ग्लोबुलर ऑक्साइड होता है, सिंगल मतलब बहुत बड़ा इंक्लूजन होता है ऐसा। ये भी एक ऑक्साइड टाइप का बट ये सिंगल होता है, इसको सिंगल ग्लोबुलर ऑक्साइड टाइप इंक्लूजन भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे आप इंक्लूजन को रिमूव कर सकते हो स्टील से, कैसे स्टील की क्लीनलीनेस बढ़ा सकते हो। मतलब देखिए, क्लीन स्टील किसको बोलते हैं, जिसमें इंक्लूजन ना हो, उस स्टील को बोला जाता है क्लीन स्टील, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं कि क्लीनलीनेस किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो इंक्लूजन से रिलेटेड है। इंक्लूजन नहीं होगा तो क्लीन कहलाएगा स्टील। अब देखिए क्या क्या मेथड है इंक्लूजन कम करने के लिए। देखो सबसे पहला मेथड
तो ये होता है जो एक्चुअली में इस नोट्स में दिया नहीं गया है, बट मेन जो मेथड होता है ना वो आपको होता है स्लैग। आपको स्लैग जो बनाओगे ना उसको बहुत अच्छा बनाना है, अच्छी क्वालिटी का स्लैग होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या क्वालिटी होनी स्लैग चाहिए स्लैग में? पहला, फ्लूइडिटी होनी चाहिए उसमें, विस्कोसिटी उसका कम होना चाहिए। ठीक है, पहला हो गया। सेकेंड, आपको क्या होना चाहिए? इम्प्योरिटी की जो एक्टिविटी है स्लैग के अंदर वो कम होनी चाहिए। मतलब जैसे कि मान लीजिए स्लैग के अंदर SiO2 है ना, तो इसकी एक्टिविटी स्लैग में कम होनी चाहिए। मतलब अगर इसकी एक्टिविटी ज़्यादा हुई ना तो वापस चला जाएगा हॉट मेटल में। ठीक है, मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि स्लैग की बेसिसिटी आपको प्रॉपर्ली मेंटेन करना है। जैसे स्टील मेकिंग में आपको 3 to 3.5 बेसिसिटी मेंटेन करके रखना है। अगर आप वो बेसिसिटी मेंटेन नहीं करोगे तो जो इम्प्योरिटीज़ है वो वापस मेटल में जानी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो आपको स्लैग जो है अच्छी क्वालिटी का बनाना है। मतलब एक गुड स्लैग मेकर इज़ ए गुड स्टील मेकर, ये कोट है मेटलर्जी में, है ना। तो आपको स्लैग अच्छा बनाना है, क्योंकि स्लैग आपने बना लिया है तो मेटल तो बन ही जाएगा अपने आप। तो ये हो गया पहला। दूसरा क्या होता है कि जो कैरी ओवर स्लैग है फ्रॉम LD कन्वर्टर एंड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस शुड बी लेस। कैरी ओवर स्लैग मतलब जैसे प्राइमरी स्टील मेकिंग में हम LD कन्वर्टर में करते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, तो जब इसका टैपिंग जब करते हैं लैडल में, है ना, ऑक्सीडेशन के बाद जब आप लैडल में टैपिंग कर रहे हो उस समय ये ध्यान रखना है कि यहाँ से जो स्लैग है प्राइमरी स्टील मेकिंग का स्लैग जो है वो लैडल में ना जाए। ठीक है, इसका ध्यान रखना है एकदम। आप अवॉइड तो नहीं कर सकते ज़ीरो, बट कम से कम स्लैग जो है वो आगे जाना चाहिए, कैरी ओवर होना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ पे भी आप लैडल वगैरह चेंज कर रहे हो वहाँ पे स्लैग जो है कम से कम जाना चाहिए, क्योंकि जितना स्लैग जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में इंक्लूजन स्लैग में ही होता है। ठीक है, स्लैग से ही वो मेटल में आता है, तो वो कम होना चाहिए कैरी ओवर स्लैग। सेकेंड है, जब आप डीऑक्सीडेशन प्रोसेस कर रहे हो तो वहाँ पे आपको एल्युमिनियम, सिलिकॉन और मैग्नीज तीनों का इस्तेमाल आपको करना है। ये नहीं कि एल्युमिनियम सबसे अच्छा डीऑक्सीडाइज़र है तो पूरा हम एल्युमिनियम ही बस ऐड करेंगे फॉर डीऑक्सीडेशन, है ना, या सिलिकॉन बस ऐड करेंगे या दोनों ऐड करेंगे। मैग्नीज भी आपको डीऑक्सीडेशन के टाइम ऐड करना है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एल्युमिनियम और सिलिकॉन अच्छा डीऑक्सीडाइज़र है, बट ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना डीऑक्सीडेशन से, Al2O3 और SiO2, ये दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना बहुत हाई होता है। दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 2000 होता है। एग्जैक्ट मुझे इतना पता नहीं है अभी के टाइम पे, लेकिन ये 2000 के आसपास होता है। अब देखिए ये 2000 डिग्री सेल्सियस है, तो जो ये एल्यूमिना और जो SiO2 होता है ना इसका मेल्टिंग पॉइंट मैंने कितने बताया, 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, और आपका जो स्टील होता है, स्टील जो होता है वो लगभग 1650 डिग्री सेल्सियस में रहता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो एल्यूमिना और सिलिका है ना वो सॉलिड कंडीशन में रहते हैं इन द लिक्विड स्टील। ठीक है, लिक्विड स्टील के अंदर भी एल्यूमिना और सिलिका सॉलिड स्टेट में रहते हैं, तो इसलिए ये जो है ना डेंड्रिटिक शेप का क्या बनाते हैं, इंक्लूजन्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे शरबत में कंकड़ हो गया उस तरह से शरबत आपका लिक्विड है, कंकड़ आपका क्या है, सॉलिड है, इस तरह का होता है। लेकिन जो मैंगनीज़ होता है ना ये मैंगनीज़ ऑक्साइड बनाता है। ये मैंगनीज़ ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और स्टील कितने डिग्री सेल्सियस में? भी 1650 में है। मतलब लिक्विड स्टील के अंदर ये जो मैंगनीज ऑक्साइड है वो लिक्विड ही रहता है। ठीक है, तो लिक्विड में अगर कोई दूसरा लिक्विड है तो हमेशा ग्लोबुलर शेप का ही बनाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पानी है, पानी में तेल आ गया तो तेल हमेशा क्या होगा, ग्लोबुलर शेप का ही बनेगा, या तेल में पानी चला गया तो वो भी देखोगे तो कैसा रहेगा, ग्लोबुलर शेप का रहेगा। ठीक है, तो अगर लिक्विड है तो हमेशा वो ग्लोबुलर शेप ही बनाएगा, है ना। तो इसलिए आपको मैंगनीज का भी यूज़ करना है फॉर डीऑक्सीडेशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा एल्युमिनियम यूज़ नहीं करना है। ये हो गया दूसरा तरीका। थर्ड आपका है जो आर्गन पर्जिंग हम करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी स्टील मेकिंग में जो हम आर्गन पर्जिंग करते हैं डीऑक्सीडेशन के टाइम पे, तो उसको क्या है ना बहुत स्लो भी नहीं होना चाहिए आर्गन पर्जिंग, है ना, और बहुत हाई स्पीड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर बहुत स्लो करोगे आप आर्गन पर्जिंग तो क्या होगा, लैडल के बॉटम में जो इंक्लूजन्स वगैरह हैं, यहाँ पे जो इंक्लूजन्स है वो आसानी से ऊपर नहीं जा पाएंगे। ये स्लैग में, जैसे ये स्लैग का लेयर है, अब इस इंक्लूजन को जाना है स्लैग में, तो प्रॉपरली अगर सर्कुलेट नहीं होगा, स्टीरिंग नहीं होगा तो नीचे का इंक्लूजन ऊपर नहीं जा पाएगा। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा फास्ट हुआ इंक्लूजन, ये स्टीरिंग का रेट बहुत फास्ट हुआ तो क्या दिक्कत आएगी कि लैडल में जो रिफ्रैक्टरी लगी हुई है ना वो ज़्यादा डैमेज हो सकती है, क्योंकि आप जितना आप स्टीरिंग करोगे उतना फ्रिक्शन होगा लिक्विड मेटल और रिफ्रैक्टरी के बीच में, उतने ज़्यादा चांस होंगे कि रिफ्रैक्टरी टूट करके
मेटल में आ जाए। तो ये जो स्टीलिंग जो करते हो ना, उसकी स्पीड भी बहुत हाई भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, स्लैग और मेटल अगर बहुत ज़्यादा मिक्स हो गया, बहुत ज़्यादा, देखो कम मिक्स होना सही है, कांटेक्ट एरिया बढ़ता है, ठीक है। अगर प्रॉपर मिक्सिंग होगा स्लैग मेटल का तो अच्छा है, कांटेक्ट एरिया बढ़ेगा, उससे मास ट्रांसफ़र अच्छा होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप स्टीलिंग करते हो तो बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाता है, ठीक है, स्लैग और मेटल। इससे स्लैग से इंक्लूजन मेटल में आने के चांसेस है, ठीक है। इसके अलावा बाहर के ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी इंट्रैप हो सकते हैं मेटल में, अगर स्टीलिंग बहुत हाई हुआ तो इसलिए जो आर्गन स्टीलिंग का रेट है ना, वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इंक्लूजन रिमूवल हम कंटिन्यूस कास्टिंग के समय भी करते हैं। कंटिन्यूस कास्टिंग के समय एक टाइम होता है टीमिंग। टीमिंग मतलब मैंने कंटिन्यूस कास्टिंग में जब पढ़ाया था तब लोग बताया था कि ऐसे एक टरेट होता है, टरेट के ऊपर क्या होता है, 2 लैडल रखे होते हैं, ठीक है। एक लैडल से मेटल सप्लाई होते रहते हैं नीचे टंडिश में, और एक लैडल आपका रिजर्व में रखा रहता है। तो मेटल आपका लैडल से कहाँ जाता है, टंडिश में जाता है, ठीक है। फिर ये टंडिश से ज़्यादा है आपका, 1 मिनट अच्छे से बना देता हूँ मैं। सबसे पहले आपका जाता रहता है ये लैडल में, लैडल से ये जाता है किसमें, टंडिश में। तो ये लैडल है, ये टंडिश है, इससे फिर जाता है ये मोल्ड में, ऐसे मोल्ड में, ठीक है। तो इस समय भी प्रॉपर आपको इंक्लूजन रिमूवल करना है, तो इस समय को बोलते हैं टीमिंग। टीमिंग जैसे लैडल और टंडिश में मेटल का फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है ना, तो इस समय को टीमिंग बोलते हैं। इस समय आपका स्टेडी स्टेट में रहता है, तो इस समय बहुत सारी इम्प्योरिटी जो इंक्लूजन है वो ऊपर स्लैग को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और क्या करना है आपको, हमेशा कास्टिंग के समय में सबमर्ज्ड एंट्री नोजल का इस्तेमाल करना है। अब ये सबमर्ज्ड एंट्री नोजल क्या है, एसीएन। एसीएन आपका काम आता है टंडिश से मेटल को मोल्ड में पहुंचाने का काम आता है। जैसे ये टंडिश है आपका, यहाँ से हमको मोल्ड में डालना है मेटल को, तो ऐसा एक नोज़ल आता है, ये कम्प्लीटली टंडिश से नीचे जो मेटल होता है ना, मेटल के नीचे तक सबमर्ज्ड होता है, अंदर होता है। जैसे ये मेटल का लेवल है मोल्ड में, तो उसके अंदर तक गया रहता है ये नोज़ल। इससे क्या होता है, मेटल आपका बाहर के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आता, ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के कांटेक्ट में नहीं आता, तो इंक्लूजन नहीं बनता। तो हमेशा सबमर्ज्ड एंट्री नोज़ल का इस्तेमाल करना चाहिए अगर आपको इंक्लूजन रिमूव करना है तो। दूसरा क्या होता है, जो मोल्ड होता है ना, मोल्ड के ऊपर हम डालते हैं मोल्ड फ्लक्स, या उसको कास्टिंग पाउडर भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम ये मोल्ड है, मोल्ड में यहाँ पे सबमर्ज्ड एंट्री नोजल से मेटल आ रहा है, ठीक है, ऐसा। तो ये जो लिक्विड का लेवल है ना, उसके ऊपर हम डालते हैं कास्टिंग पाउडर या फिर मोल्ड फ्लक्स। ये क्या करता है, ये एक लेयर बनाता है इसके मेटल के ऊपर, जिससे कि बाहर का जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन नहीं आ पाता, इंट्रैपमेंट नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो मोल्ड फ्लक्स है ना, इंक्लूजन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो मेटल में अगर कोई इंक्लूजन हुआ तो ये इंक्लूजन ऊपर जाके मोल्ड फ्लक्स को ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ मेथड्स है जिसमें हम इंक्लूजन को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं शेप कंट्रोल ऑफ इंक्लूजन। अब देखिए, अब होता क्या है एक्चुअली प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ। इंक्लूजन रिमूव हम करने का पूरा प्रयास करते हैं, जितना भी मैंने बताया ना सारी कोशिश करते हैं, लेकिन तब भी क्या दिक्कत होती है कि इंक्लूजन 100% रिमूव नहीं हो पाता है, क्योंकि इतना सारा इंक्लूजन आप 100% रिमूव नहीं कर सकते हो। तो क्या करना पड़ता है, हमको शेप कंट्रोल करना पड़ता है। शेप कंट्रोल मतलब क्या है, इंक्लूजन्स जिस इंक्लूजन को आप रिमूव नहीं कर पाए या जो इंक्लूजन बच गया है, उसको क्या करो आप, उसके शेप को चेंज कर दो। जैसे मैंने बताया ना कि ऐसे डेंड्रिटिक शेप के इंक्लूजन क्या होते हैं, बहुत हार्मफुल होते हैं, और ग्लोबुलर शेप के इंक्लूजन उतने हार्मफुल नहीं होते हैं। तो आप क्या करो, जितना रिमूव कर सकते हो करो, उसके बाद जो भी इंक्लूजन बच गया उसका शेप आप चेंज कर दो, इससे उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं शेप कंट्रोल में, हम जो एल्यूमिना इंक्लूजन होता है ना, जिसका डेंड्रिटिक शेप होता है, उसको शेप को हम चेंज करते हैं, ग्लोबुलर शेप का लाते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैल्शियम और मैंगनीज़ का, कैल्शियम और मैंगनीज डालते हैं, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम हम डालते हैं ना मेटल में, वो हम डालते हैं वायर के फॉर्म में, ऐसा वायर के फॉर्म में आता है, ऐसा वायर होता है। वायर एक्चुअली में तो बना होता है माइल्ड स्टील का, इसका जो केस है वो माइल्ड स्टील का बना होता है, बट इसके बीच में हम क्या रखते हैं, कैल्शियम का पाउडर भरा होता है। जैसे अपना रिफ़िल होता है ना, रिफ़िल में क्या है, रिफ़िल बना होता है प्लास्टिक का, लेकिन उसके अंदर स्याही भरा होता है। वैसे ही पाउडर आता है, सॉरी वायर आता है जो माइल्ड स्टील का बना होता है, उसके अंदर कैल्शियम पाउडर भरा होता है, ठीक है। तो हम वायर के फॉर्म में क्यों इंजेक्ट करते हैं कैल्शियम को, क्योंकि कैल्शियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो 1600 डिग्री के आसपास है। अब अगर आप कैल्शियम को पाउडर के फॉर्म में डाल दिए
तो पूरा कैल्शियम वेपर बन के उड़ जाएगा, है ना। मतलब मेटल को नहीं जाएगा, सीधा बॉयल होकर ऊपर चला जाएगा, उसकी रिकवरी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हम सीधा क्या करते हैं, लैडल में सीधा वायर के फॉर्म में, ऐसा लैडल होता है ना, इधर वायर लगा के सीधे इसको मेटल को अंदर भेज देते हैं, ठीक है, कैल्शियम को। तो अब ये कैल्शियम देखो कैसे शेप कंट्रोल करता है। अब देखिए आपका क्या है इंक्लूजन, Al2O3 है, जैसे ये इंक्लूजन मान लीजिए, ये क्या है अभी, Al2O3 है, ठीक है। तो जब आप इसमें कैल्शियम डालते हो ना, तो ये कैल्शियम जो है ना Al2O3 के साथ कंपाउंड बना लेता है, ठीक है। कौन सा कंपाउंड बनाते हैं, देखो यहाँ नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 3 कैल्शियम ऑक्साइड डॉट Al2O3, ये कंपाउंड है। इसका आपका देखो मेल्टिंग पॉइंट दिया है 1527 डिग्री सेल्सियस से, पहला वाला देखिए। सेकेंड कंपाउंड है 12 कैल्शियम ऑक्साइड डॉट 7 Al2O3, इसका आपका मेल्टिंग पॉइंट है 1400। उसके नीचे कैल्शियम ऑक्साइड डॉट Al2O3, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1595। तो सारे कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट आप देख सकते हो 1600 के नीचे है, ठीक है। 1600 के नीचे है, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा स्टील के अंदर, लिक्विड स्टील के अंदर। तो अगर लिक्विड के फॉर्म में रहेगा तो क्या बनाएगा, वो ग्लोबुलर शेप बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, ऐसा ग्लोबुलर शेप बना लेते हैं। तो जो कंपाउंड बनेगा, जैसे मान लीजिए 12 कैल्शियम ऑक्साइड डॉट 7 Al2O3, ये जो है ना, ये जो है कंपाउंड, वो क्या है भैया, ग्लोबुलर शेप का बन गया। क्यों, क्योंकि अभी लिक्विड है। अब इसको मुझे परफेक्टली स्फेरिकल बनाना है, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, मैंगनीज डालने से। अब ये देखिए, ये जो कंपाउंड बना है ग्लोबुलर शेप का ना, इसकी जो सल्फ़र रिएक्टिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है। मतलब एक ग्लोबुलर शेप का कंपाउंड सल्फ़र से जल्दी रिएक्शन करता है। तो मेटल में अगर सल्फ़र होगा ना, तो ये रिएक्शन कर लेगा इस कंपाउंड से, और रिएक्शन करके क्या बना लेगा, एक लेयर फॉर्म कर देगा। जैसे ये ग्लोबुलर आपका शेप का क्या है, ये कंपाउंड है। तो जब कैल्शियम इसमें रिएक्शन करेगा तो ये बना लेता है कैल्शियम सल्फाइड, और कैल्शियम सल्फाइड के एक बाहरी ऐसे परत बन जाती है, ऐसे। तो जो परत बनी है वो किसकी बनी है, कैल्शियम सल्फाइड की बनी है, ठीक है। और इसके अंदर जो ये इंक्लूजन है अंदर में, ये क्या है भाई, ये यही वाला कंपाउंड है, ये वाला कैल्शियम एल्यूमिनेट कंपाउंड है, ठीक है। अब ये इसके ऊपर कैल्शियम सल्फाइड की लेयर क्यों बनी, क्योंकि ये सल्फ़र को अट्रैक्ट करता है, ये जो कंपाउंड है। तो ये कैल्शियम सल्फाइड का एक लेयर बन गया। अब इसी में अगर मान लीजिए मैंगनीज भी है, तो ये मैंगनीज भी क्या करता है, मैंगनीज सल्फाइड बना के ना एक सेकेंड लेयर ऐसे बना लेता है, इस इंक्लूजन के ऊपर एक और लेयर बना लेते हैं मैंगनीज सल्फाइड का, ठीक है। तो इसमें 2 लेयर का इंक्लूजन्स का वो हो गया, इसको बोलते हैं डुप्लेक्स इंक्लूजन। क्या बोलते हैं, डुप्लेक्स इंक्लूजन। अब देख सकते हो आप, जो डेंड्रिटिक शेप का इंक्लूजन था वो कम्प्लीटली स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो मैंने बताया था कि डेंड्रिटिक शेप ज़्यादा हार्मफुल और स्फेरिकल शेप उतना हार्मफुल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, शेप मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। तो इस नोट्स में भी यही दिया गया है, आप थोड़ा देखोगे तो डायग्राम को, वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब ये लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं आज के, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटालिक इंक्लूजन्स, ठीक है। मतलब ये हम यहाँ पे ये जानेंगे कि कौन नॉन मेटालिक इंक्लूजन्स कब अच्छा हो सकता है, कब ख़राब हो सकता है। एक्चुअली में जो नॉन मेटालिक इंक्लूजन्स है ना, ऐसा नहीं कि हमेशा ख़राब ही होता है, उसके कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदे भी हैं, है ना। जैसे बोला जाता है ना कि कोई भी चीज़ हमेशा ख़राब नहीं होती है, कुछ अच्छी भी होती है। जैसे बंद घड़ी भी दिन में 2 टाइम आपको सही समय बता देती है, ऐसा ही है इंक्लूजन का भी, कुछ अच्छी चीज़ें भी है। कब अच्छी है वो देखते हैं, कब ख़राब है वो तो ख़राब है ही, कब अच्छी ये देख लेते हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटालिक इंक्लूजन्स है ना, वो 3 चीज़ों में डिवाइड है, इसके साइज़, शेप और डिस्ट्रीब्यूशन में। देखिए साइज़ जो होता है, साइज़ का इफेक्ट क्या होगा मेटल पे। तो जो इंक्लूजन होते हैं ना, दो टाइप के, इसको साइज़ के हिसाब से 2 टाइप में डिवाइड किया गया। एक माइक्रो इंक्लूजन होता है, एक मैक्रो होता है। अगर इंक्लूजन का साइज़ 1 से 100 माइक्रोमीटर के बीच में हो तो इसको बोलते हैं माइक्रो इंक्लूजन। क्या बोलेंगे, माइक्रो। अगर 100 माइक्रोमीटर से ज़्यादा हो साइज़ तो इसको बोलेंगे मैक्रो इंक्लूजन, ठीक है। तो माइक्रो इंक्लूजन अगर प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट होना मेटल के अंदर, जैसे ये माइक्रो इंक्लूजन प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो मेटल के अंदर, तो ये एक्चुअली में अच्छी चीज़ है। ये मेटल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ठीक है, बाय ब्लॉकिंग द डिसलोकेशन। जैसे डिसलोकेशन है तो ये माइक्रो इंक्लूजन डिसलोकेशन मूवमेंट को रोकेगा, ब्लॉक करेगा, इससे मेटल की स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन मैक्रो इंक्लूजन ऐसा नहीं कर पाता है।
ठीक है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, उसका खाली हार्मफुल इफेक्ट होता है। शेप के बारे में तो मैंने आपको पूरा बता दिया है ना, डेंड्रिटिक ज़्यादा हार्मफुल है, ग्लोबुलर कम हार्मफुल है, पूरा लेक्चर उसी पे बेस्ड था, तो इसको मैंने बता दिया। थर्ड जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन, इंक्लूजन की डिस्ट्रीब्यूशन का क्या इफेक्ट है स्टील में। देखिए, अगर इंक्लूजन प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो स्टील के अंदर तो ये फ़ायदेमंद भी हो सकता है। ठीक है, मतलब जैसे कि इंक्लूजन से ये प्रॉपरली समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है ऐसे, ठीक है, बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये क्या होगा, आपका डिसलोकेशन मूवमेंट को ब्लॉक करेगा, रोकेगा डिसलोकेशन को, इससे स्ट्रेंथ बढ़ेगा। लेकिन अगर इंक्लूजन सेग्रीगेट है सम एरिया में, जैसे इस एरिया में ज़्यादा इंक्लूजन है, मान लीजिए इस एरिया में ज़्यादा इंक्लूजन है, सेग्रीगेशन है, इस एरिया में ज़्यादा सेग्रीगेशन है मान लीजिए, और मान लीजिए ग्रेन बाउंड्री में सेग्रीगेट है, ऐसा कंडीशन है, तो ये कभी भी यील्ड स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि जो डिसलोकेशन जो होगा ना वो यहाँ बीच से निकल जाएगा, लेकिन इधर जहाँ पे सेग्रीगेशन हुआ है वहाँ का ब्रिटलनेस हो जाएगा, ये ब्रिटल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल में हार्मफुल है। तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर प्रॉपर है, समान रूप से हर जगह है, तो ये फ़ायदेमंद भी हो सकता है इंक्लूजन। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। सेकंड लेक्चर में देखो हम लोग जानेंगे इंक्लूजन रेटिंग के बारे में। ठीक है, इंक्लूजन लैब में इंक्लूजन रेटिंग कैसे करते हैं, उसका रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, सब कुछ। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।